हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या अनुबंध के लक्षण, या अब हम बोलें कि वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व। किसी भी टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। आपको मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें आपको पेपर पैटर्न भी समझाया है कि आपको क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है और 15 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है। हमने अनुबंध की डेफिनेशन समझी थी और ठहराव की डेफिनेशन भी समझी थी। ठहराव मीन्स क्या होता है? प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। और अनुबंध की डेफिनेशन भी समझी थी हमने। क्या समझा था अनुबंध की डेफिनेशन में? कि ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो। राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो का अर्थ होता है कि आप यदि सामने वाली पार्टी आपकी जो प्रॉमिस हुआ है, वचन हुआ है, ठहराव हुआ है, उसके हिसाब से काम नहीं करती है तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं। उसको बोलते हैं राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय। इस प्रकार एक वैध अनुबंध के निम्नांकित 2 महत्वपूर्ण लक्षण हैं। कौन कौन से? पहला ठहराव का होना, एग्रीमेंट का होना। तो ठहराव का होना, ठहराव में हमने क्या पढ़ा था कि ठहराव में हमारे पास क्या चीजें रहती हैं? प्रस्ताव। ठहराव इज इक्वल टू क्या होता है? प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, ये होता है। और उक्त ठहराव का राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना। ठीक है, राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय मतलब जिसके अगेंस्ट हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, दावा ठोक सकते हैं कि इसने मेरे इतने पैसे नहीं दिए हैं। दूसरे शब्दों में केवल वही ठहराव अनुबंध होते हैं जिनको वैधानिक रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे वही ठहराव अनुबंध बनेंगे जिनके अगेंस्ट हम कोर्ट केस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं वो हम देख लें यहाँ पे। ये देखिए, पहला होता है ठहराव, प्रस्ताव तथा स्वीकृति। ये पॉइंट दिए हैं, इसकी डिटेलिंग जो है हम 1 बाय 1 अगले उसमें समझेंगे। तो पहला हमें ये 8 पॉइंट जो है याद करना है। तो पहला हमारा क्या है? ठहराव, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ये। जिसने नहीं समझा हो वो पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले अनुबंध के लिए जरूरी है कि ठहराव होना चाहिए। और ठहराव कैसे बनता है? प्रस्ताव रखा जाता है एक व्यक्ति के द्वारा और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है। फिर है ठहराव का वैधानिक रूप से लागू होना। ये भी मैंने आपको अभी समझाया। वैधानिक रूप से लागू होना का अर्थ अभी हम डिटेल में और समझेंगे। फिर वैधानिक उत्तरदायित्व स्थापित करने की इच्छा, इनको डिटेल में अभी हम समझने वाले हैं। ये सिर्फ पॉइंट आपको याद करने हैं। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से पक्षकार हैं जिनमें नहीं होती है अनुबंध करने की क्षमता? राजनियम में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति घोषित किए गए हैं वो हम देखेंगे अभी। पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होना चाहिए। वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य होना चाहिए, मतलब जो एग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका प्रतिफल उचित होना चाहिए और उद्देश्य भी सही होना चाहिए। अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। मैंने आपको व्यर्थ एग्रीमेंट की डेफिनेशन भी समझाई थी, उसमें कुछ एग्जाम्पल बताए थे, अभी हम डिटेल में और समझेंगे। और अनुबंध लिखित, साक्षी तथा प्रमाणित और रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट आपको कि क्या है ये वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण। अब हम 1 बाय 1 पॉइंट समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा एक से अधिक पक्षकारों का होना। बट ऑब्वियस है, एक से अधिक। तो वैध अनुबंध का पहला जो एलिमेंट है वो है आपका कि एक से अधिक पक्षकार। हमारा एग्जाम्पल जो हमने समझा था वो क्या था? राम और राहुल का, ये हमारा एग्जाम्पल था। तो राम के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था और राहुल के द्वारा उसे स्वीकार करा गया था कार के संबंध में।
तो यहाँ पे दो पक्षकार हो गए, राम और राहुल। तो पहला वैध अनुबंध का आवश्यक लक्षण है दो या दो से अधिक पक्षकारों का होना। ठीक है, एक प्रस्ताव रखने वाला मतलब राम और एक स्वीकार करने वाला। ठीक है, फिर दूसरा है आपका ठहराव का होना। तो नेचुरली ठहराव कब बनेगा, बहुत अच्छे से समझा हुआ है हमने कि जब राम के द्वारा राहुल के सामने कार खरीदने का प्रस्ताव इस उद्देश्य से रखा जाए कि राहुल तुम मेरी कार खरीदोगे या नहीं, मतलब उसके पास चॉइस रहे यस और नो, और राहुल उसे चॉइस करता है कि मैं नहीं खरीदना चाहता, तो वो ठहराव नहीं बनेगा। लेकिन यदि राहुल उसे एग्री कर लेता है, हाँ बोल देता है कि हाँ मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ठहराव। तो वैध अनुबंध का दूसरा लक्षण क्या है, ठहराव का होना, एग्रीमेंट का होना। क्लियर। तीसरी चीज है फिर ठहराव का वैधानिक रूप से लागू होना। इसका क्या अर्थ है, मैंने बताया अनुबंध का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है वैधानिक रूप से लागू होना। यदि अनुबंध को वैधानिक रूप से लागू नहीं कराया जा सकता तो वह अनुबंध का रूप नहीं होगा। जैसे कि पति पत्नी के बीच में कोई एग्रीमेंट है, तो चूंकि वो पारिवारिक एग्रीमेंट हो गया, पारिवारिक अनुबंध हो गया, तो हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते। या लाभ पाने वाले के मध्य उत्पन्न दायित्व, तो यदि जो है सामाजिक ठहराव है, पारिवारिक ठहराव है और उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो वो वैध अनुबंध का लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर वैधानिक रूप से हम उसे लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है वैधानिक उत्तरदायित्व स्थापित करने की इच्छा। इसका अर्थ है कि यदि राम जो है ये देख रहा है कि राहुल को कार की जरूरत है और वो चाह रहा है कि राहुल को जरूरत है तो कार वो रख ले, तो वो उससे कहता है कि तुम मेरी कार जो है वो 4 लाख रुपए की है, अभी रिसेंट में उसकी मार्केट प्राइस जो है वो 4 लाख रुपए की है, और राम उससे कहता है कि तुम 2 लाख रुपए में रख लो। तो यहाँ पर क्या होगा कि राम का उद्देश्य क्या है, राहुल की मदद करना, तो इसे हम वैध अनुबंध नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर राम कार को बेचना नहीं चाह रहा है, वो राहुल की मदद करना चाह रहा है और प्रतिफल भी वो जो वर्तमान में मार्केट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो वैधानिक उत्तरदायित्व स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। यदि संबंधित पक्षकार आपस में कोई ऐसा ठहराव करते हैं जिसका उद्देश्य आपस में किसी प्रकार का वैधानिक उत्तरदायित्व स्थापित करने का नहीं है, एक उपहार देने का है, मदद करने का है, यदि इस टाइप का उद्देश्य है तो वह वैध अनुबंध नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट हुए। अगले हम देखते हैं 5वां, अनुबंध पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि जो है आपने किसी अवयस्क के साथ अनुबंध किया है तो वह वैध अनुबंध नहीं कहलाएगा। यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति से अनुबंध किया है जिसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, अस्वस्थ मस्तिष्क का है, हम उसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं पागल है, मानसिक रूप से बीमार है, ऐसे व्यक्ति से अनुबंध किया है, तो वो भी क्या कहा जाएगा कि वह वैध अनुबंध नहीं है। या फिर जो है कोई विदेशी शत्रु, यदि गवर्नमेंट ने उसे सरकार ने उसे जो है विदेशी शत्रु घोषित कर दिया है या उसको अपराधी घोषित कर दिया है, तो उसके साथ किया गया अनुबंध जो है वह वैध अनुबंध नहीं माना जा सकता है। तो अनुबंध करने की क्षमता, तो वैध अनुबंध का 5वां लक्षण है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। तो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो योग्य है, तो वयस्क जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो, दूसरा स्वस्थ मस्तिष्क का हो जिसका माइंड जो है वो इस पोजीशन में हो कि वह निर्णय ले सके, और तीसरा वह व्यक्ति किसी भी राजनियम द्वारा, अधिनियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति से किया गया अनुबंध वैध माना जाएगा। ठीक है, फिर है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। कैसे होती है समझ लीजिए। जैसे राम और राहुल वाला हमारा एग्जाम्पल चल रहा है, राम है, राहुल है और यहाँ कार खरीदने की बात चल रही है। अब यहाँ पर राम जो है राहुल के साथ चाकू की नोक रखता है, तुझे तो मेरी कार खरीदनी ही पड़ेगी। अब
चूंकि चाकू सामने रखा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो उसने हाँ बोल दिया, ठीक है मैं खरीद लूंगा। तो यहाँ पे राहुल ने सहमति तो दी, यस तो कहा कि हाँ ठीक है मैं खरीद लूंगा, हाँ तो बोला, लेकिन यहाँ पर सहमति क्या कही जाएगी कि सहमति स्वतंत्र नहीं है। और चूंकि सहमति यहाँ पर जबरदस्ती ली गई है, तो यह भी वैध अनुबंध नहीं कहा जाएगा। क्लियर ये चीज? देखिए क्या लिखा है, वैध अनुबंध का छठा आवश्यक लक्षण है कि अनुबंधों के लिए पक्षकारों की सहमति होना चाहिए, साथ में यह भी सहमति स्वतंत्र भी होनी चाहिए। और स्वतंत्र कब कही जाती है कि वह धारा 14 के अनुसार सहमति उस समय स्वतंत्र कही जाती है जबकि वह निम्नलिखित में से किसी के द्वारा प्रभावित न हो। उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, डर के कारण यदि जो है कोई सहमति दे रहा है, या फिर कपट या धोखे के कारण, झूठ बोलकर उसे सहमति ली जा रही है, मिथ्या वर्णन, या फिर त्रुटि अथवा गलती के कारण। तो यदि जो है सामने वाले व्यक्ति ने सहमति किसी डर से, किसी धोखे से या झूठ बोलकर ली जा रही है, तो इस प्रकार की सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती है और ऐसा एग्रीमेंट, अनुबंध जो है वो वैध नहीं माना जाता है। सहमति जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वयं के विचार से होनी चाहिए। क्लियर? फिर है वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य। जब भी जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं, अनुबंध कर रहे हैं, उसका प्रतिफल उचित होना चाहिए। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल समझाया था कि 4 लाख रुपए की कार है और वो 2 लाख रुपए में ही राहुल को दे रहा है, जबकि वो न्यू कार है अभी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रतिफल उचित हुआ क्या? नहीं है। प्रतिफल क्या है, यहाँ पर कम लिया जा रहा है। तो ये अनुबंध भी क्या माना जाएगा कि वैध नहीं है। और उद्देश्य भी जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो आप अनुबंध कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका उद्देश्य भी वैधानिक होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो वैध अनुबंध का 7वां लक्षण है कि अनुबंध के लिए पक्षकारों की ओर से वैध प्रतिफल होना चाहिए, मतलब उचित प्रतिफल होना चाहिए। जितनी क्वांटिटी सामने वाली पार्टी आपसे ले रही है, आप बदले में उतनी ही राशि उसकी उचित प्रतिफल की होना चाहिए। किसी अनुबंध में यदि इसका अभाव होता है तो वह क्या माना जाता है, बाजी अथवा जुआ। शर्त लगाना, बाजी लगाना, जुआ खेला है आपने, कहलाएगा। प्रतिफल अथवा उद्देश्य निम्न दशाओं में व्यर्थ होते हैं। आपने कोई ऐसा प्रतिफल लिया है जैसे कि कालाबाजारी होता है, ब्लैकमेलिंग होती है, तो वो राजनियम द्वारा वर्जित है, कोर्ट ने उसको जो है इलीगल डिक्लेयर किया है, तो ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो वो वैध अनुबंध नहीं कहलाएगा। यदि वह इस प्रकार का है कि अनुमति देने पर वह किसी अन्य राजनियम के प्रावधानों को निष्फल कर दे। यदि अनुमति जो है, जैसे कि मेडिकल शॉप खोलनी है तो उसके लिए मेडिकल से लाइसेंस लेना पड़ता है, और आप एग्रीमेंट कुछ इसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो वो अनुबंध भी क्या होगा, आपका अवैध माना जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा। यदि वह कपटमय हो, झूठ बोलकर, गलत इंफॉर्मेशन देकर आपने सामने वाले से सहमति ले ली है, तो ये भी क्या माना जाएगा कि वैध अनुबंध नहीं है। यदि उससे किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचती हो, यदि आपका एग्रीमेंट ऐसा है जिससे दूसरे व्यक्ति को, जैसे कि राम ने राहुल के साथ एग्रीमेंट किया कि तुम जो है मिस्टर एक्स की दुकान तोड़ दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, सुपारी देना जनरली जो बोलते हैं। तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वह भी क्या होगा, वैध अनुबंध नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उद्देश्य गलत है, राजनियम के द्वारा इलीगल, अवैधानिक ठहराया गया है। तो ऐसा अनुबंध तो हुआ, यहाँ प्रस्ताव भी रखा राम ने, राहुल ने स्वीकार भी किया, प्रतिफल भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उद्देश्य गलत है। तो वैध अनुबंध के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिफल भी वैधानिक होना चाहिए और उद्देश्य भी उचित होना चाहिए। इसके कुछ अपवाद भी हैं। क्या अपवाद है कि सामान्यतः बिना प्रतिफल के किया गया अनुबंध जो है वो वैध नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेह से प्रेरित ऐसा ठहराव, जो ठहराव हुआ पारस्परिक प्रेम से हुआ, लेकिन यदि रजिस्टर्ड है और प्रमाणित है, उसके गवाह हैं, तो उस संबंध में वो वैलिड माना जाएगा, वैध माना जाएगा। और स्वेच्छा से किया गया कार्य की क्षतिपूर्ति के लिए किया गया अनुबंध, स्वेच्छा से आपने, जैसे जनरली दान के केस में होता है कि आपने ये कमिटमेंट किया है, प्रॉमिस किया है कि मैं 50,000 रुपए का दान दूंगा, तो उस कंडीशन में स्वेच्छा से आपने यहाँ पे अपनी परमिशन दी है,
तो ये जो है यहाँ पर वैलिड माना जाएगा, वैध माना जाएगा। तो इस तरीके से वैध अनुबंध के जो है कौन कौन से लक्षण होते हैं, एक बार ये जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है और 15 नंबर में भी आ सकता है। और ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।